looking for admissions in MBA? Log into admissions@bsssias.ac.in or info@bsssias.ac.in just at your doorstep. Exceptional learning pattern with additional PGP program with Synergy University, Russia. Registrations are open. BSSS Rhythm. BSSS Rhythm. BSSS Rhythm. हेलो एंड वेलकम टू BSSS Rhythm पॉडकास्ट। मैं हूँ आरजे स्वर्णा और आज हम लोग बहुत ही इम्पॉर्टेंट विषय पे बात करने वाले हैं जो है मार्केटिंग। हम अक्सर ही इन उलझनों में उलझते हैं जब हम इस दुनिया में या किसी भी इंडस्ट्री में कदम रखते हैं, तो हम अपनी चीज़ को मार्केट कैसे करें, कैसे उसे दुनिया के सामने लाएं। और मुझे लगता है कि इन सारी चीज़ों के बारे में बात करने के लिए एक एक्सपीरियंस होल्डर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड इसीलिए आज हमारे साथ है राजीव मिश्रा सर, जो कि BSSS एलुमनाई हैं। 35 प्लस ईयर का मार्केटिंग एंड स्ट्रेटजीज प्लानिंग में इनका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। तो वेलकम सर टू BSSS Rhythm. Thank you, Sarna. Thank you so much. Good to see you, and it's a pleasure being a part of BSSS once again. मैं कहते हुए ये नहीं थकता हूँ, जब भी मौका मिलता है यही कहता हूँ कि ये मेरे दिल का बहुत करीबी हिस्सा है। तो यहाँ जब भी मुझे मौका मिलता है मैं ज़रूर आ जाता हूँ। तो एक बार फिर से मुझे इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इट्स ऑल अ प्लेजर सर। तो हम सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं मिस्टिक 7 से। ये क्या चीज़ है और किस तरीके से इसका आइडिया आया? तो मिस्टिक 7 मेरा मार्केटिंग कम्युनिकेशन स्टूडियो है और मैंने करीब 35 इयर्स बहुत अच्छे ब्रांड्स के साथ इंडिया में, ओवरसीज़ बहुत सारी मार्केटिंग, सेल्स मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग में बहुत सारा काम किया। फिर हर इंसान की ज़िंदगी में एक दिमागी फितूर आता है कि अपना खुद का काम शुरू किया जाए। तो जब मैं आज से करीब 10 साल पहले बॉम्बे में था तो मेरे दिमाग में एक कीड़ा आया कि मैं अपना कोई काम शुरू करूं, और वहाँ से ये शुरुआत हुई। वेयर वी स्टार्टेड अ बेसिक कम्युनिकेशन स्टूडियो। हम एडवर्टाइजिंग बनाते हैं, हम एडवर्टाइजिंग बेचते नहीं है। वी आर नॉट इनटू मीडिया बाइंग एंड सेलिंग, वी क्रिएट एडवर्टाइजिंग। और एडवर्टाइजिंग बनाने के लिए मार्केटिंग आना बहुत ज़रूरी है, बिजनेस समझना बहुत ज़रूरी है। तो वहाँ से ये शुरुआत हुई और बस वहाँ से ये सफ़र चला आ रहा है। एंड आई एम रियली हैप्पी कि इस प्रोफेशन ने मुझे चुना, क्योंकि हर रोज़ कुछ नया करने का मौका मिलता है। हर रोज़ कोई नई चीज़ बनाने की एक पहल होती है। और सबसे मज़ेदार चीज़ है, कई बार एक ही प्रोडक्ट को 10 से 100 बार प्रेजेंट करने का नया नया तरीका सोचने का मौका मिलता है। एंड आई एम सो हैप्पी दैट आई एम अ पार्ट ऑफ दिस प्रोफेशन। सर ने इन सारी चीज़ों के दौरान जब बात की और उन्होंने कुछ टर्म्स का इस्तेमाल किया, एडवर्टाइजिंग, प्रमोशन, तो मार्केटिंग में क्या ये सारा इंक्लूडेड है या फिर इन सब में कोई डिफरेंस है? मार्केटिंग में, एडवर्टाइजमेंट में, प्रमोशन में? तो सरना बहुत बेसिक सी चीज़ है, मार्केटिंग के स्टूडेंट से बहुत आसानी से समझ जाएंगे कि मार्केटिंग ओवरऑल, मार्केटिंग अम्ब्रेला है, मार्केटिंग एक छतरी है। उसके नीचे बहुत सारे फंक्शंस आते हैं। एक अच्छा प्रोडक्ट या सर्विस होना बहुत ज़रूरी है, उसकी अच्छी कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग होना बहुत ज़रूरी है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज़रूरी है, उसका रिटेल मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। और इन सब के साथ जो लोग इन्वॉल्व हैं, जो सेल्स टीम इन्वॉल्व है, जो प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं, ये सारी चीज़ें होना बहुत अच्छी ज़रूरी हैं। और तब कहीं जाके एडवर्टाइजिंग आती है। आप बहुत अच्छी एडवर्टाइजिंग बना लो और बाकी के मार्केटिंग फंक्शंस को अगर आप इग्नोर कर दो तो आपकी एडवर्टाइजिंग वेस्टेड है। और एडवर्टाइजिंग प्रमोशन का एक हिस्सा है। प्रमोशन जो है वो बहुत बड़ी चीज़ है। प्रमोशन में हम सेल्स प्रमोशन करते हैं, डिस्काउंट्स ऑफर करते हैं, मॉल में इवेंट्स करते हैं, जगह जगह इवेंट्स करते हैं। ये सब प्रमोशन का हिस्सा है। उसमें एक हिस्सा है एडवर्टाइजिंग। तो पहले मार्केटिंग की छतरी है, मार्केटिंग की छतरी के नीचे एक छोटी सी छतरी है प्रमोशन, उस प्रमोशन की एक छतरी के नीचे है छोटा सा एडवर्टाइजिंग। इतनी सारी छतरियों के बीच में ये पूरा एक कैंपेन जो प्लान किया जाता है, तो जैसे आप एक पब्लिकेशन से भी जुड़े हुए हैं, तो जब आप एक पब्लिशिंग हाउस की कैंपेन या उसके मार्केटिंग कैंपेन्स को आप जब स्ट्रेटेजाइज करते हैं तो किस तरीके से करते हैं? और नॉर्मल प्रोडक्ट्स के मार्केटिंग में और बुक्स एंड रिटन प्रोडक्ट्स के मार्केटिंग में क्या डिफरेंस होता है? तो मैं पब्लिकेशन से जुड़ा हुआ था एक शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट के लिए। मैं एज अ फ्रीलांसर काम करता हूँ, तो बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स मेरे हिस्से में आते रहते हैं, तरह तरह के डिफरेंट। तो उसमें लेटेस्ट लास्ट ईयर था जब मैं पब्लिकेशन से जुड़ा था और बहुत मज़ा आया
किताबें प्रमोट करना बहुत मज़ेदार चीज़ है, क्योंकि किताबों से ज़्यादा ऑथर को प्रमोट करना होता है। ऑथर की पर्सनालिटी, ऑथर की बात, ऑथर का अपना नज़रिया, एक ही कहानी है, वही शब्द है, वही ख्याल है, उनको सब अलग अलग तरीके से प्रेजेंट करते रहते हैं, अपनी अपनी तरीके से लिखते रहते हैं। तो किसी भी प्रोडक्ट, सर्विस या किताब को प्रमोट करना एक जैसा ही है, करीब करीब, बेसिक्स नहीं बदलती। घर के दाल चावल ही रहते हैं, कहीं भी जाके रेस्टोरेंट में कितना भी अच्छा खाना खा लो, तो वो बेसिक्स नहीं बदलती, फंडामेंटल्स नहीं बदलते, बस कुछ स्पेशलाइजेशन बदल जाता है। जैसे आपको जब आप डॉक्टर्स देखते हो तो सारे MBBS होना बहुत ज़रूरी है ना, उसके बाद स्पेशलाइजेशन है कि कोई कार्डियोलॉजिस्ट है, कोई पीडियाट्रिशियन है, कोई ऑर्थोपेडिक वाला है, कोई और है, नियोनेटल है। इसी तरह मार्केटिंग आनी बहुत ज़रूरी है, मार्केटिंग की बेसिक ज़रूरी है, एडवर्टाइजिंग की बेसिक ज़रूरी है, फिर जाके आप कैटेगरी स्पेसिफिक उनकी जो ज़रूरतें हैं उनको फाइन ट्यून कर लेते हो। फॉर एग्जांपल, एक ऑथर को पहचान बनाना, ऑथर की खासियत करना, तो किताबें जब लॉन्च होती हैं तो उनके साथ बुक लॉन्चेस करना, लिटरेचर क्लब्स के साथ में उनकी बात रखवाना, ऑडियंस से मिलवाना। फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन पे तो किताबें मिलती ही हैं, लेकिन उस किताब की एडवर्टाइजिंग करने के लिए ये करना कि वो किताब लोगों को समझ में आए, उन लोगों को जिन लोगों को उस किताब का इंटरेस्ट है, उस सब्जेक्ट का इंटरेस्ट है, कोई फिक्शन पढ़ता है, कोई बायोग्राफीज पढ़ता है। इसी तरह दुनिया में लाखों साबुन मिलते हैं, लेकिन हम उनमें से एक साबुन चुनते हैं जो हमारे पसंद का, 1 या 2 या 3 मैक्सिमम, इससे ज़्यादा हम नहीं चुनते। तो इतने लाखों साबुन में हम कैसे एक साबुन चुन लेते हैं? क्योंकि वो हमारी पसंद का है, उससे हमें कोई एक अच्छी फीलिंग मिलती है, उससे एक हमारा इमोशनल अटैचमेंट है। ऐसी किताबें होती हैं। सर, आपने इस दौरान बात करी कि जो हमारी पसंद का है, तो ये जो पसंद है, ये जो टारगेट है, ये टारगेटेड ऑडियंस ढूंढे कैसे जाते हैं या फिर कैसे क्रिएट किए जाते हैं? टारगेट ऑडियंस क्रिएट नहीं की जाती, होती है एक। तो मान लो आज लाखों साबुन है और आप 1,00,001 वाला साबुन लॉन्च कर रहे हो। या चलो अपन एक एग्जांपल लेते हैं जो एक प्रोडक्ट आपके दिल के बहुत करीब है, मैगी। तो मैगी की टारगेट ऑडियंस कौन है? यंग एडल्ट्स। कहते थे, बचपन से मैं सुनते आ रहा हूँ कि 2 मिनट में बन जाती है। मैंने आज तक उसको अभी 2 मिनट में बनते नहीं देखा। पिछले कुछ सालों में उन्होंने बंद कर दिया 2 मिनट कहना। पर मैगी की ऑडियंस कौन है? मैगी की ऑडियंस है यंग एडल्ट्स, चिल्ड्रन। और उसको खरीदता कौन है? यंग एडल्ट्स और माएँ खरीदती हैं। अगर अब मान लो हमें मैगी का कॉम्पिटिटर लॉन्च करना हो तो हमारी एक ऑडियंस डिफाइंड है। या हम ऐसे कर सकते हैं कि हम एक नई ऑडियंस क्रिएट करें, जैसे कि अभी जो यंग एडल्ट्स हैं, अब हम वो नूडल्स लॉन्च करें जो थोड़े वर्किंग प्रोफेशनल्स के काम आते हों, जो थोड़े अडल्ट लोगों के काम आते हों, जिनके पास टाइम नहीं है घर पे आके खाना बनाने का, और वो लोग आएँ और जब बनाने की कोशिश करें। जैसे और भी ब्रांड्स हैं, जैसे yippee नूडल है, जिसमें पानी डालो और बन जाता है, लेकिन वो उसमें वो खाने का मज़ा नहीं है। तो हम ऐसा कोई प्रोडक्ट लॉन्च करें जो हम घर आएँ, बनाएं, और उसको हम टारगेट करें कि अब यंग अडल्ट्स की जगह, ये कॉलेज स्कूल गोइंग चिल्ड्रन की जगह, हम उसको वर्किंग प्रोफेशनल्स में टारगेट करें। तो ये हमें डिफाइन करना होगा टारगेट ऑडियंस अपनी, कि ये हमारा प्रोडक्ट किस कैटेगरी के लिए है, कौन से वो लोग हैं। तो हमें एक ब्रांड पर्सनालिटी बनानी पड़ती है। हमें वो टारगेट ऑडियंस ढूंढना पड़ता है कि अच्छा, ये लोग हैं, बड़े शहरों में रहते हैं और इनके पास टाइम नहीं है, सुबह 7 बजे से उठते हैं, रात को 11 बजे तक लगे रहते हैं, इनको हमें खाने की एक अच्छी चीज़ देनी है, और अगर हम ये नूडल्स बनाएं तो इनको कैसे एक अच्छा मील हम दे सकते हैं। ऐसे आपको डिफाइन करना पड़ता है। दूसरा एग्जाम्पल ले लो, आपके घरों में साड़ियाँ खरीदी जाती होंगी, आपके घरों में ज्वेलरीज खरीदी जाती होंगी। एक ब्रांड है जिसके साथ मैंने काम किया है, जिस कंपनी में मैंने काम किया है, तनिष्क ज्वेलरी। जब वो आया था तो लोगों को ट्रस्ट नहीं था। जब वो आया था तो लोग अपने सुनार के पास ही जाया करते थे पुरानी ज्वेलरी बनवाने, तुड़वाने, फिर से बनवाने, उनको फेथ था। जब तनिष्क आया तो धीरे धीरे लोगों को समझ में आ गया कि जो 24-22 कैरेट हमें कहा जाता था वो एक्चुअली 18 और 16 निकलता था। तो एक ब्रांड को बनाने में ट्रस्ट बहुत ज़रूरी है, एक टारगेट ऑडियंस को ये बताने में कि एक आप सच्ची चीज़ दे रहे हो, एक अच्छी कीमत पे दे रहे हो। और अब वही तनिष्क जिसने फैमिली का ट्रेडिशनल मार्केट तोड़ा या डिस्टर्ब किया या एक नया मार्केट बनाया, अब वो देखो यंग लोगों के लिए मियाँ के थ्रू अपनी कैजुअल ज्वेलरी की बात कर रहे हैं। कैजुअल ज्वेलरी में क्या कर रहे हैं? जाओ, जब मूड हो जाए ख़राब तो जाओ अपने इयररिंग्स खरीद लो, अंगूठी खरीद लो, एक छोटी सी चेन खरीद लो। सो दे हैव क्रिएटेड अ न्यू कैटेगरी ऑफ ऑडियंस है। और हर प्रोडक्ट कैटेगरी में जब आप देखोगे, आपको ये डिविजन्स मिलते चले जाएंगे, और
ऐसे ही टारगेट ऑडियंस आपको डिफाइन करना पड़ता है, और वो सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है, वो बेसिक मसाले हैं किसी भी आपको मार्केटिंग एक्टिविटी प्लान करने के लिए। एंड कंपटीशन ब्रेक डाउन कैसे किया जाता है? इतना बड़ा मार्केट है और इतने सारे लोग हैं जो एक ही तरह के स्पेसिफिक चीज़ें कर रहे हैं, तो वो जो एक कंपटीशन क्रिएट हो चुका है उसमें कैसे स्टैंड आउट किया जाता तो है? स्वर्णा, आप सब ये नाइकी वगैरह के शूज़ पहनते हो, नाइकी पहनते हो, पूमा पहनते हो, रीबॉक पहनते हो, कॉन्वर्स पहनते हो, बाटा पहनते हो, और पता नहीं कितने कितने स्पार्क्स हैं, लिबर्टी है, एक्शन है, कितने तरह के शूज़ आते हैं ना। पर एक ब्रांड जो आपको पसंद आ जाता है वही खरीदते हो ना आप। दूसरा ब्रांड, रीबॉक वाले नाइकी क्यों नहीं खरीदते, नाइकी वाले पूमा क्यों नहीं खरीदते, पूमा वाले कुछ और क्यों नहीं खरीदते? तो हमारा एक बहुत सिंपल सा चीज़ है मार्केटिंग में, या मार्केटिंग के अलावा भी हम है ना, जब प्रोडक्ट्स और सर्विसेज से एसोसिएशन करते हैं तो एक लॉजिकल परचेज के लिए, एक यूटिलिटी के लिए हम इमोशनल परचेज करते हैं। हम उसकी लाइफस्टाइल, वो जो हमें दिखाते हैं, उसका जो पूरा पर्सोना वो हमें दिखाते हैं, उसके जो लोग हमें दिखाते हैं, उस ब्रांड से, उस प्रोडक्ट से, उस मार्केटिंग से, उसकी मार्केटिंग से जो हमें वो इमेजरी दिखाते हैं, हम उससे मोहब्बत करने लगते हैं। वी फॉल इन लव विद दैट इमेजरी, कि कहीं वो हमसे आइडेंटिफाई करती है। तो जो लोग रिबॉक की इमेजरी से फॉल इन लव करते हैं वो रिबॉक खरीदते हैं, जो नाइकी से करते हैं वो नाइकी करते हैं। आईफोन है, सैमसंग है, प्राइस के अलावा भी हम इमेजरी के ऊपर, हम उसके इमोशनल कनेक्ट से अपना इमोशन जोड़ लेते हैं, और इसलिए हम वो एक लॉजिकल परचेज जो किसी ज़रूरत के लिए कर रहे हैं वो हम इमोशन से करते हैं। अगर हम लोग इमेजरी पे बात करते हैं तो जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जो सेलिब्रिटी ब्रांडिंग्स करते हैं, और आजकल हम देख रहे हैं कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग भी बहुत ज़्यादा ग्राउंड पे है, तो इनमें डिफरेंशिएशंस क्या हैं और क्या ये एक दूसरे को इम्पैक्ट करती हैं? देखो, सेलिब्रिटी, बहुत सारे लोग सेलिब्रिटी यूज़ करते हैं। मेरे को सबसे अच्छा एग्जांपल जो ध्यान में आता है वो स्कूटर का मार्केट जो हुआ करता था वो पूरा लड़कों का हुआ करता था, मतलब सारी लड़कों की इमेजरी हुआ करती थी। फिर एक दिन प्रियंका चोपड़ा आई और कहने लगी व्हाई शुड बॉयज़ हैव ऑल द फन। यस। तो एक किसी ने कोशिश की कि चलो लड़कियों को, इससे पहले सरप्राइजिंगली आज से इसके 15-20 साल पहले लूना और जो दूसरी गाड़ियाँ बिका करती थी वो लड़कियों के लिए बिका करती थी, और उसमें दिखाया जाता था वुमेन ड्राइविंग ऑन सारी एंड एवरीथिंग, बट वी लॉस्ट आउट समवेयर। इसी तरह बच्चन साहब आए तो उन्होंने कितनी सारी कैटेगरीज के लिए एडवर्टाइजिंग शुरू कर दी। तो यस, सेलिब्रिटी हेल्प करती है आपको इमीडिएट अटेंशन दिलाने में, सेलिब्रिटी डेफिनेटली हेल्प करती है, लेकिन सेलिब्रिटी अकेले आपका प्रोडक्ट नहीं बेच सकती। आपकी मार्केटिंग का पूरा जिम्मा सेलिब्रिटी नहीं उठा सकती। आपकी प्रोडक्ट अच्छी होनी चाहिए, आपकी प्राइसिंग कॉम्पिटिटिव होनी चाहिए, आपकी हॉस्पिटैलिटी जो रिटेल एनवायरनमेंट है वो अच्छा होना चाहिए, आपका डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा होना चाहिए, आपकी प्रोडक्ट की आफ्टर सेल सर्विस अच्छी होनी चाहिए, आजकल तो आपकी वेबसाइट भी अच्छी होनी चाहिए, आपका सोशल मीडिया पेजेस अच्छे होने चाहिए, आपकी हर चीज़ कस्टमर को, आपका हर टच पॉइंट जो है वो कस्टमर को दिल से जोड़े रखना चाहिए। तब वो सेलिब्रिटी थोड़ा फ़र्क ले आते हैं, इमीडिएट फ़र्क ले आते हैं कि चलो हम सेलिब्रिटी से जुड़ जाते हैं। पर उसके डिस्कनेक्ट भी हैं। मैंने कभी शाहरुख खान को उसकी लाइफ में मुझे नहीं आता कि उसने कभी सैंट्रो चलाई होगी या उसके घर में सैंट्रो होगी, पर वो सैंट्रो का एडवर्टीजमेंट करते थे। हुंडई की बहुत सारी कार्स का एडवर्टीजमेंट का मुझे नहीं लगता वो करते होंगे। तो कई बार सेलिब्रिटी का डिस्कनेक्ट भी होता है। बहुत सारे सेलिब्रिटी हम जानते हैं कि ये प्रोडक्ट खुद नहीं यूज़ करते होंगे, हमें कह रहे हैं। इसी तरह इन्फ्लुएंसर्स का गेम है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स क्या करते हैं? दे क्रिएट, दे पे मनी टू ब्रिंग अ साइज ऑफ देयर बिजनेस। फाइनली पैसे दे के ही वो इतना बड़ा साइज और फॉलोअर्स ऐड कर लेते हैं। हम और आप फॉलोअर्स क्यों नहीं ऐड कर पाते? हमारे जितने दोस्त हैं, हमारे जितने फैमिली मेम्बर्स हैं, बस वही जुड़े हैं ना। इससे ज़्यादा हमारे फॉलोअर्स क्यों नहीं होते? तो सिर्फ कंटेंट पे नहीं होता, वी हैव टू इन्वेस्ट मनी टू इंक्रीज फॉलोअर्स। तो जब वो फॉलोअर्स इंक्रीज कर लेते हैं तो फिर वो ब्रांड एंडोर्समेंट कर लेते हैं। वो कौन से ब्रांड्स एंडोर्स करते हैं? जिसके उन्हें पैसे मिलते हैं। मुफ्त में तो कुछ नहीं करते ना। तो जब उनको पैसे मिल रहे होंगे एंडोर्स करने के लिए, इसी तरह सेलिब्रिटी को जब पैसे मिल रहे होंगे एंडोर्स करने के लिए, तभी वो करते होंगे। तो कुछ वर्क करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो मुझे समझ में आता है, जो मेरी अपनी मार्केटिंग समझ से मैं कह सकता हूँ, बच्चन साहब ने जब गुजरात का कैंपेन किया था, कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में, आई थिंक दैट वाज अ ब्यूटिफुल मार्केटिंग एफर्ट, not only in terms of using a celebrity,
ऑल्सो दैट दोज जो जगह थी वो बहुत खूबसूरत थी. गुजरात गवर्नमेंट ने बहुत काम किया कि वो टूरिज्म की जगह पे जब लोग जाएं तो उन्हें वो फीलिंग मिले, उन्हें वो इमोशन मिले जिसकी वो बात कर रहे हैं. तो दैट कंप्लीट पैकेज हैज़ टू बी देयर. एक आइसोलेशन में कोई चीज़ काम नहीं कर सकती. सो अक्सर ऐसा होता है कि जब हम कॉलेज से निकलते हैं तो वी थिंक फॉर बिल्डिंग समथिंग ऑफ आवर ओन. तो आजकल ऑनलाइन स्टोर्स और सोशल मीडिया मार्केटिंग काफ़ी चल रही है, जहाँ पे हम छोटे छोटे स्टोर्स देखते हैं कि हैंडमेड प्रोडक्ट्स को बेचा जा रहा है. तो इन लोगों की जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, आप इनके लिए क्या बताना चाहेंगे कि किस तरीके से करें, और इनका आप क्या फ्यूचर देखते हैं आने वाले वक्त में? ये जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के तौर पर क्या काम कर पाएंगे, या फिर ये सिर्फ कुछ पल की ट्रेंड के ऊपर बेस्ड है? नहीं, सबके लिए जगह होती है. छोटे स्टोर्स के लिए भी हमेशा जगह रही. कितने भी मॉल्स आ जाएं, कितना भी बड़ा वो हो जाए, सबके लिए जगह होती है. और हमेशा रहेंगे. डेवलप्ड कंट्रीज़ में ही देख लो, हम उन्हें मॉम एंड पॉप स्टोर्स कहते हैं, आज भी Yes. सर्वाइव करते हैं. सब जगह करते हैं वो, सबकी अपनी जगह होती है. और ये आप सर्वाइव कैसे कर पाओगे? जब बड़े मॉल्स नहीं आए थे तब भी हमने देखा था कुछ छोटे स्टोर्स बंद हो जाते थे. भाई जब आप अच्छा प्रोडक्ट, अच्छी सर्विस नहीं दोगे, जैसे मैंने कहा, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, पीपल, फिजिकल एनवायरनमेंट, ये सारी चीज़ें जो आपके मार्केटिंग के फंक्शंस हैं, जब आप पूरे कर लोगे तो आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगा. फिर चाहे आप किसी भी प्रोडक्ट में हो, किसी भी सर्विस में हो. और जो बच्चे अपना काम शुरू करना चाहते हैं, मेरी उनसे गुजारिश है कि मेरी उनको एडवाइस है एक्चुअली कि पहले एक अच्छा प्रोडक्ट, सर्विस सब शुरू कर लो. ईमानदारी, अच्छी नीयत से कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए कोशिश करो. तब आपको डेफिनेटली आपके बिजनेस को वो स्केल मिलेगा, आपके बिजनेस की बात बढ़ेगी. मैं तो अपने शहर में देखता रहता हूँ. मैंने कितने सारे स्टोर्स के कभी एडवर्टाइजमेंट्स नहीं देखे जिनके यहाँ मैं जाता हूँ, लेकिन आज बहुत सालों से उनसे जुड़ा हुआ हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि वहाँ अच्छी चीज़ मिलेगी, सच्ची चीज़ मिलेगी, कॉम्पिटिटिव चीज़ मिलेगी. तो ये सारी चीज़ें मार्केटिंग के बच्चों के लिए ये हैं. एज अ मार्केटियर सबसे पहला काम करो, कस्टमर को समझने की कोशिश करो. आपको एक चीज़ सिखाई गई होगी, कस्टमर बिहेवियर या कंज्यूमर बिहेवियर. वो कहाँ से आता है? कस्टमर बिहेवियर का जो शब्द है वो आता कहाँ से है? ह्यूमन बिहेवियर से. ह्यूमन ही तो कस्टमर बनते हैं ना. तो पहले ह्यूमन बिहेवियर समझो, फिर उसको लेके कस्टमर बिहेवियर समझो. कस्टमर बिहेवियर पे देखो. अगली बार मॉल जाओ तो सिर्फ इतना ऑब्जर्व करो कि देखो कितने लोग शॉपिंग कर रहे हैं, कितने लोग एक स्टोर में दिखाई दे रहे हैं, कितने लोगों के हाथ में शॉपिंग बैग्स हैं, फूड कोर्ट में किस तरह के लोग बैठे हुए हैं, किस तरह के कपड़े पहने हुए हैं वो लोग जो एक पर्टिकुलर स्टोर से शॉपिंग कर रहे हैं. जाओ और ऑब्जर्व करो. दिस इज ऑब्जर्विंग ह्यूमन बिहेवियर विच इज कस्टमर बिहेवियर. नंबर 1. नंबर 2, बी ऑनेस्ट टू योर एफर्ट. प्लीज़ बी ऑनेस्ट योर एफर्ट. जो कोशिश करो अच्छे से करो, होलसम कोशिश करो. सिर्फ एडवर्टाइजिंग करने से प्रोडक्ट्स और मार्केटिंग नहीं बन जाते, ना मार्केटिंग हो जाती है. मार्केटिंग सिर्फ एक होलिस्टिक अम्ब्रेला है, जैसे मैंने बताया, और उसकी सारी चीज़ें आपको पूरी करनी चाहिए. तब जाके एडवर्टाइजिंग वर्क करती है या प्रमोशन वर्क करता है. तो ये थे राजीव मिश्रा सर, जिन्होंने हमें मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ अपने खूबसूरत एग्जाम्पल से हमारे दिमाग में अच्छी तरह से डाल दिया है कि किस तरीके से हम एक पर्सनल ब्रांड क्रिएट कर सकते हैं, किस तरीके से हम अपनी लाइफ में मार्केटिंग को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, चाहे हम उससे फैमिलियर हों या ना हों. थैंक यू सर. एंड सर ने आपको दिया है एक खूबसूरत सा होमवर्क जिसे आपको करना है जब आप जाएंगे मॉल्स में या फिर कहीं भी आप विज़िट करते हैं. तब तक के लिए सुनते रहिए BSS रिदम पॉडकास्ट एंड BSS रिदम ऑफिशियल, और हम मिलते हैं अगली बार किसी नए व्यक्ति, किसी नई बात और किसी नए किस्से के साथ. तब तक के लिए थैंक यू. BSS Rhythm.